दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की धूम मची हुई है। हर तरफ बड़े बड़े देश शिखर सम्मेलन कर रहे हैं ये तय करने के लिए कि इसका भविष्य कैसा होगा। लेकिन हाल ही में एआई की दुनिया का सारा ध्यान भारत पर था, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर। बिल्कुल। और ये कोई आम टेक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसमें कुछ बहुत अलग था। पहली बात तो ये कि ये ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला इतना बड़ा एआई समिट था। और दूसरी, इसने पूरी बातचीत का मतलब जो नैरेटिव है वही बदल दिया। नैरेटिव बदल दिया? किस तरह से? अब तक दुनिया बात कर रही थी एआई सेफ्टी पर, मतलब एआई के खतरे क्या हैं। इस समिट ने फोकस एआई इम्पैक्ट पर कर दिया, यानी ये टेक्नोलॉजी असल में जमीन पर लोगों की जिंदगी पर क्या असर डालेगी, अच्छा या बुरा। तो हमारे पास इस समिट से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, प्रेस रिलीज हैं, न्यूज़ कवरेज है। तो चलिए आज इसी में एक गहरी नज़र डालते हैं कि अंदर की कहानी आखिर है क्या। इस समिट का आधिकारिक विषय था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अच्छा। देखते हैं कि ये ज़मीन पर कैसे उतरता है। तो शुरुआत भारत के बड़े विजन से करते हैं। इस समिट के जरिए भारत दुनिया को क्या संदेश देना चाहता था। हमने ये 3 सूत्र और 7 चक्र जैसे कुछ भारी शब्द सुने, इनका मतलब क्या है? हाँ, ये एक तरह से भारत के एआई प्लान का ब्लूप्रिंट है। 3 सूत्र बहुत सीधे हैं, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, यानी लोग, धरती और तरक्की। एआई का मकसद इन तीनों की भलाई होना चाहिए और इन सूत्रों को अमल में लाने के लिए 7 चक्र बनाए गए हैं। अच्छा, 7 चक्र जैसे ह्यूमन कैपिटल, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेश और सुरक्षित और भरोसेमंद एआई वगैरह। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है कि एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रखना है बल्कि समाज के हर पहलू से जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी सोच हो गई, एक रोड मैप बन गया। लेकिन क्या इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए कोई ठोस घोषणाएं भी हुई? क्योंकि सिर्फ विजन से तो काम नहीं चलता। घोषणाएं, हाँ, घोषणाएं बहुत बड़ी थी और शायद सबसे बड़ी खबर भारत के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थी। सरकार ने 10,300 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन के तहत एक बड़ा ऐलान किया। 10,000 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और इसके तहत देश की जो मौजूदा 38,000 जीपीयूज की क्षमता है उसमें 20,000 और जीपीयूज जोड़ने का ऐलान किया गया। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। 20,000 जीपीयूज, ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में ये हमें कहाँ खड़ा करता है? क्या ये सच में कोई गेम चेंजर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप सिर्फ नंबर देखेंगे तो शायद अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों के पास इससे कई ज्यादा जीपीयूज हैं, लेकिन इसका असली मकसद अमेरिका से मुकाबला करना नहीं है। इसका मकसद है एआई का लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्रीकरण मतलब? जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, आप इन्हें एआई मॉडल का इंजन समझ सकते हैं। जितने ज्यादा आपके पास ये हो उतने ही बड़े एआई मॉडल आप बना सकते हैं। ये आज का डिजिटल सोना है। और लोकतंत्रीकरण से आपका मतलब है कि इसे हर किसी के लिए उपलब्ध कराना? बिल्कुल। सरकार का प्लान है कि इस कंप्यूटिंग पावर को स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और छात्रों के लिए बहुत सस्ता बनाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे करीब 65 रुपए प्रति घंटे की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। सोचिए, एक छोटा सा स्टार्टअप भी, वो भी वर्ल्ड क्लास एआई पर काम कर सकेगा। तो पैसों की कमी इनोवेशन के आड़े नहीं आएगी। सही। और इसी सरकारी पहल ने प्राइवेट सेक्टर में एक भरोसे की लहर पैदा कर दी। हाँ, हमने कुछ बहुत बड़े नामों के बारे में पढ़ा है, जैसे योटा और एनवीडिया। हाँ, और ये निवेश जबरदस्त है। योटा डेटा सर्विसेज ने $2 बिलियन से ज्यादा के निवेश की घोषणा की। वो 20,000 से भी ज्यादा एनवीडिया के सबसे एडवांस्ड ब्लैकवेल अल्ट्रा जीपीयूज के साथ एशिया का सबसे बड़ा एआई सुपर क्लस्टर बनाएंगे। $2 बिलियन। और तो और एनवीडिया खुद योटा की फैसिलिटी में अपना डीजीएक्स क्लाउड क्लस्टर लगाने के लिए $1 बिलियन का निवेश कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, योटा, एल&टी, E2E नेटवर्क्स, ये सब एनवीडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सॉवरेन एआई की, यानी अपनी एआई क्षमता। तो क्या हमारा ये सॉवरेन एआई असल में एक अमेरिकी कंपनी की टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब भारत की भू राजनीतिक रणनीति में छिपा है। सॉवरेन एआई का मतलब सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं है, ये एक भू राजनीतिक दाव है। दाव? कैसा दाव? देखिए, दुनिया में एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर अभी अमेरिका और चीन का कब्जा है। भारत कह रहा है कि हम एक तीसरा विकल्प बनेंगे, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए।
हाँ, अभी हम इन्विडिया की चिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे अच्छी हैं, लेकिन लक्ष्य ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल और डेटा भारत में रहे और आगे चलकर भारत अपनी खुद की चिप डिजाइन क्षमता भी विकसित करेगा। ये उस दिशा में पहला कदम है। अच्छा, तो ये हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हिस्सा तो समझ आ गया, लेकिन एआई से जुड़े खतरों और नियमों का क्या? मतलब इतनी पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या योजना है? और यहीं पर भारत का नजरिया काफी दिलचस्प है और बाकी दुनिया से, खासकर यूरोप से बिल्कुल अलग है। नवंबर 2025 में जो सरकारी दिशा निर्देश जारी हुए, उनका मूल मंत्र है इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट। रोकथाम से ज्यादा इनोवेशन को प्राथमिकता। बिल्कुल। यूरोप एक सख्त एआई एक्ट लेकर आया है। वो पहले से नियम बना रहे हैं। भारत का कहना है कि हम इनोवेशन की रफ्तार को धीमा नहीं करना चाहते। तो फिर नियम कानून कैसे बनेंगे? क्या सब कुछ खुला छोड़ दिया जाएगा? नहीं, भारत सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन पर जोर दे रहा है और कह रहा है कि एआई से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए हम अपने मौजूदा कानूनों का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे टेक्नो लीगल अप्रोच कहा जा रहा है। ये टेक्नो लीगल अप्रोच सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर कोई डीप फेक बनाकर किसी की मानहानि करता है तो सरकार कोई नया डीप फेक कानून नहीं बनाएगी, बल्कि मानहानि से जुड़े जो मौजूदा आईपीसी के सेक्शन हैं वही लागू होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका मूल सिद्धांत है। टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, पर उससे होने वाला नुकसान जैसे मानहानि या धोखाधड़ी वो हमारे मौजूदा कानूनों के दायरे में आ सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मानव विजन नाम से एक फ्रेमवर्क पेश किया था। वो क्या है? हाँ, मानव विजन इस पूरे दृष्टिकोण को एक नैतिक दिशा देता है। इसका हर अक्षर एक सिद्धांत है। एम से मॉरल यानी नैतिक सिस्टम, ए से अकाउंटेबल, हाँ, जवाबदेह शासन, एन से नेशनल सॉवरेंटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता, ए से एक्सेसिबल यानी सुलभ और समावेशी, और वी से वैलिड। वैलिड मतलब वैध और विश्वसनीय, ताकि डीप फेक जैसी समस्याओं से लड़ा जा सके। ये एक तरह से भारत का एआई को लेकर नैतिक कंपस है। तो एक तरफ जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ नियम बनाने का एक लचीला तरीका। समिट में माहौल भी काफी सकारात्मक था, है ना? हाँ, हमने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी सुना। बिल्कुल, वो एक बहुत ही अनोखी पहल थी। 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने सिर्फ 24 घंटे में जिम्मेदार एआई के इस्तेमाल की शपथ ली। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर युवाओं में कितना उत्साह है। और इसी उत्साह से एक और बड़ा आइडिया निकला, भारत को दुनिया की एआई यूज केस कैपिटल बनाना। हाँ, एआई यूज केस कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत को एक ऐसी जगह बनाना जहां एआई सॉल्यूशंस को बड़े पैमाने पर टेस्ट करके दुनिया भर में लागू किए जा सके। सोचिए, हमारे देश की विविधता, 140 करोड़ की आबादी, हजारों भाषाएं, ये सब मिलकर एआई एप्लीकेशंस के लिए एक आदर्श टेस्टिंग ग्राउंड बनाते हैं। जो एआई सॉल्यूशन भारत में काम कर गया, वो दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। बिल्कुल। और इसके लिए सस्ता कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जिसकी घोषणा सरकार ने की। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ तो ये जबरदस्त उत्साह है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन हमारे स्रोतों में एक दूसरी आवाज भी है जो पूछ रही है कि इस चमक दमक के पीछे की असलियत क्या है। और उस आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। एक आलोचनात्मक रिपोर्ट कहती है कि सरकार के एआई के लोकतंत्रीकरण के विजन और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है। रिपोर्ट में एआई आधारित मॉनिटरिंग, निगरानी, हाँ, और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव के लिए इसके इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई है। यानी कि जिस तकनीक को समावेशी बनाने की बात हो रही है, उसी के गलत इस्तेमाल से समाज में खाई और भी बढ़ सकती है। हाँ, रिपोर्ट यही सवाल उठाती है। और वो ये भी पूछती है कि क्या यूज केस कैपिटल बनने के इस दौर में भारत की गरीब आबादी सिर्फ डेटा का स्रोत बनकर रह जाएगी? मतलब क्या उन पर बिना उनकी पूरी सहमति के नए-नए एआई सिस्टम्स का परीक्षण किया जाएगा? ये एक बहुत गंभीर नैतिक सवाल है और सरकार के सेल्फ रेगुलेशन वाले मॉडल पर भी सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल। आलोचना करने वालों का कहना है कि सेल्फ रेगुलेशन में नुकसान साबित करने का पूरा बोझ उस व्यक्ति पर आ जाता है जिसके साथ गलत हुआ है। सोचिए, एक हाशिए पर मौजूद समुदाय के लिए ये साबित करना कितना मुश्किल होगा कि एक जटिल एआई एल्गोरिदम ने उनके साथ भेदभाव किया है, वो भी बिना किसी मजबूत पारदर्शिता कानून के। हाँ, ये लगभग असंभव है। हर बड़े इवेंट में पर्दे के पीछे भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हुई। बिल गेट्स को लेकर भी कुछ खबरें थी, सही है। हाँ, वो एक बड़ा यू टर्न था।
बिल गेट्स को एक मुख्य भाषण देना था, लेकिन जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामले में उनका नाम आने पर जो सार्वजनिक आलोचना हो रही थी, अच्छा, उसके बीच गेट्स फाउंडेशन ने अचानक घोषणा कर दी कि वे भाषण नहीं देंगे। ये तो काफी बड़ी खबर रही होगी। वजह क्या बताई गई? आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि समिट का फोकस मुख्य प्राथमिकताओं पर बना रहे। उनकी जगह फाउंडेशन के एक दूसरे प्रतिनिधि ने भाषण दिया, लेकिन जाहिर है इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी। अच्छा, और उस रोबोट डॉग वाले किस्से का क्या? वो तो काफी मजेदार और थोड़ी शर्मिंदा करने वाली बात थी। वो भी एक अजीब विवाद था। गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एक्सपो में एक रोबोटिक कुत्ते का प्रदर्शन किया और उसे अपनी खुद की भारत में बनी खोज बताया। पर वो था नहीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने पहचान लिया कि वो असल में एक चीनी कंपनी का बना बनाया प्रोडक्ट है जिसे बस दोबारा ब्रांड कर दिया गया था। अरे, इससे क्या सबक मिलता है? सच कहूं तो ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि जब आप दुनिया की नजरों में होते हैं तो हर छोटी बड़ी चीज की जांच होती है। पारदर्शिता और प्रामाणिकता की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके नहीं निकल सकते। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक जबरदस्त धक्का देखा, शासन के लिए एक अनोखा विजन, बहुत सारा उत्साह और साथ ही गंभीर आलोचना, और पर्दे के पीछे की हलचल भी। ये सब मिलके क्या तस्वीर बनाते हैं? इससे पता चलता है कि भारत एआई की इस दौड़ में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि अपनी शर्तें खुद तय करने की कोशिश कर रहा है। वो न तो चीन के सरकारी कंट्रोल वाले रास्ते पर जा रहा है और ना ही अमेरिका के पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर वाले रास्ते पर। ये एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सॉवरेन एआई और इनोवेशन को प्राथमिकता देने वाला ये नजरिया वास्तव में सर्वजन हिताय के वादे को पूरा कर पाएगा और साथ ही दुरुपयोग और भेदभाव जैसे असली खतरों से भी निपट पाएगा। तेज इनोवेशन और गहरे भरोसे के बीच संतुलन बनाना ही यहाँ की केंद्रीय कहानी है। हमारे स्रोतों में एआई को भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई जैसे आधार और यूपीआई के साथ जोड़ने पर काफी जोर दिया गया है। इससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं में अविश्वसनीय सुधार आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एआई उन सिस्टम्स का हिस्सा बन जाएगा जिनके जरिए नागरिक और सरकार एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इस पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब सार्वजनिक सेवाओं के बारे में फैसले लेने वाले सिस्टम सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हों, तो जवाबदेही का असली मतलब क्या होगा? अगर किसी को एआई की गलती की वजह से राशन नहीं मिलता, तो जिम्मेदार कौन होगा? कोड लिखने वाला प्रोग्रामर, डेटा देने वाली एजेंसी, या वो सरकारी अधिकारी जिसने उस सिस्टम को लागू किया?